हेलो स्टूडेंट, टुडे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, इसकी डिफिनीशंस क्या होती है, इसके बारे में डिटेलिंग हम इस वीडियो में करेंगे। वैसे तो बेटा एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। वैसे जनरल वे में देखा जाए तो जो एरिया होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। एरिया एक्चुअल में एरिया एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है कि इसमें हम लोग एरिया वेक्टर पढ़ेंगे, यानी कि एक ऐसा एरिया जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक ऐसा एरिया जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसकी डिफिनीशंस क्या है? द एरिया वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ सरफेस and its orientation. It is used primarily in the study of electric and magnetic field. जो एरिया वेक्टर का जो यूज होता है बेटा, जो एरिया वेक्टर का जो यूज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने में इसका यूज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने में होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया वेक्टर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सरफेस। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इज ए एरिया ऑफ द सरफेस के इक्वल होता है। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होता है, द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका एरिया हो गया, ये आपका एरिया ए हो गया। एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? ये एरिया वेक्टर हो गया। आइए और अच्छे तरीके से हम समझते हैं। सपोज दैट कि आपका ये एरिया है, आपने इस एरिया को कंसीडर किया। मान लीजिए ये आपका एरिया है, ठीक है। एक स्मॉल एरिया आप कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए ये एक स्मॉल एरिया आपके सामने है। ये एक स्मॉल एरिया को हमने कंसीडर किया, ये एक स्मॉल एरिया को हमने कंसीडर किया। ये है डी ए। ये आपका एरिया है। डी ए ये आपका एरिया है, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? एन कैप हो जाएगा। इसके परपेंडिकुलर एन कैप। और जो ये एन कैप होता है इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया। परपेंडिकुलर टू द एरिया। ये आप यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो हमेशा यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर का ऑलवेज मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो एरिया वेक्टर्स इज इक्वल टू एरिया वेक्टर डी ए के साथ एरो लगाइए। एरिया वेक्टर डी ए इज इक्वल टू एन कैप
डी ए होगा। एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप डी इंटू ए होगा। यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया के इक्वल हो रहा है, यानी कि डी ए जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया के इक्वल हो रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्शंस इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि एरिया में अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, एरिया में अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको हम लोग एरिया वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो एरिया वेक्टर्स का यही यूज होता है। क्लियर? तो अगर सपोज दैट मान लीजिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सपोज दैट आपके सामने ये सर्किल है। मान लीजिए एक सर्किल को हम लोग ने कंसीडर किया है, ये एक सर्किल है। चलिए, ये एक सर्किल है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो रेडियस है, वो जो रेडियस है वो सपोज दैट आर है। ठीक, यहाँ पे हमने एक स्मॉल एरिया को कंसीडर किया और वो स्मॉल एरिया डी ए होगा। स्मॉल एरिया डी होगा। एरिया वेक्टर्स हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है, ये आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है, उसको हम एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एन कैप है, इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं और परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है। तो आपका जो डी ए होगा, डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा एन कैप डी ए। ठीक है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो, ये डी ए इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, तो ये भी इंटीग्रेट होगा, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, तो इसकी वैल्यू होगी 4 पाई आर स्क्वायर। ये सिर्फ स्फीयर है मान लीजिए, और इसका रेडियस आर है, तो इसको आप 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। और यहाँ पे इसको डी ए को आप लिख सकते हो ए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका यूज हो गया इंटीग्रेशन हम कैसे यूज करते हैं ये हमने इस वीडियो में एरिया वेक्टर के थ्रू हमने बताया है। तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए टोटली स्फीयर है, स्फीयर का ये टोटल एरिया है, इसमें आपने एक स्मॉल एरिया को कंसीडर किया है डी ए, इसका डायरेक्शन एन कैप होगा इस डायरेक्शन में, तो उस छोटे स्मॉल एरिया वेक्टर की वैल्यू होगी एन डी ए, एन कैप डी ए। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये भी इंटीग्रेट होगा और ये क्लोज सरफेस को शो करेगा, ये आपका क्लोज सरफेस को शो करेगा, ये आपका क्लोज सरफेस हुआ। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ये डी ए इंटीग्रेट होगा। तो ये जब डी ए इंटीग्रेट होगा तो पूरा स्फीयर के एरिया के ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये डी ए इंटीग्रेट होगा तो पूरा एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसको इंटीग्रेट करने पे आपका ये वैल्यू आई, जो मैक्सिमम वैल्यू एरिया वेक्टर ए इज इक्वल टू एन
4πr² होगा। तो ये था एरिया वेक्टर, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये भी है और इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट पेज पे हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, definition of electric flux. Electric flux denoted by phi e, इसको हम phi e से डिनोट करते हैं, phi e से, इसको हम phi e से डिनोट करते हैं। इस measure of the quantity of the electric field lines passing through a given surface, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड्स मेजर करता है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी गिवन सरफेस पे कितना पास आउट कर रही है। अगर किसी गिवन सरफेस पे वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट करेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, कम पास आउट करेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। इट कैन बी थॉट of as number of electric field line penetrating surface, number of electric field lines जितना ज़्यादा penetrate करेंगी किसी सरफेस पे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके सामने होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप कैसे इंडिकेट कर सकते हो, इसको हम पाई ई से इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है ई डॉट डी ए, ठीक है, ई डॉट डी ए, या फाई ई इज इक्वल टू होता है ई डी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, वेयर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेयर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है। डीए है एरिया, डीए एरिया, किस एरिया को आपने कंसीडर किया है वो डीए है। थीटा, थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, ये समझने वाली बात है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर लाइन, perpendicular line passing through the plane, passing through the plane। थीटा, फिर देख लीजिए थीटा क्या है, थीटा क्या है, डायरेक्शन ऑफ एंगल है, ये देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस सरफेस की जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसके बीच जो एंगल है वही थीटा है, ठीक है। तो थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे और फिर जो है
इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को देखेंगे, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन और एंगल, जितना थीटा एंगल बनाएगा वही उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द प्लेन। ये परपेंडिकुलर लाइन जो पासिंग थ्रू प्लेन है वो इमेजिनरी लाइन है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये आपकी इमेजिनरी लाइन होती है, इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई ई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है, और फाई ई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी ए के भी होता है, और फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा होता है। अब और डिटेल जानने के लिए हम लोग और डिटेल डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल वे में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे किस तरह डिपेंड करता है। देखिए, अगर सपोज दैट यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और यहाँ पे आपकी एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये नियरेस्ट है, ये नज़दीक नज़दीक है। ठीक है, तो अब बताइए, अगर यहाँ पे मान लीजिए हम कोई डीए एरिया रख रहे हैं और यहाँ पर भी हम कोई डीए ही एरिया रख रहे हैं, ठीक है, तो अगर इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई 1 है और इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई 2 है, तो चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा केस ये है कि अगर सपोज दैट मान लीजिए एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है मान लीजिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केस में सेम है, एक ये केस है और एक ये केस है, दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, इसमें भी ई है और इसमें भी ई है, लेकिन इसका एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है और इसका एरिया थोड़ा सा कम है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें ज़्यादा होगा, ग्रेटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ग्रेटर ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और इसमें लेसर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोग समझ गए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, और एरिया अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। अब हम लोग एरिया के ऊपर कंसीडर करेंगे। सपोज दैट मान लीजिए ये एरिया होना चाहिए, ये एरिया, ये परपेंडिकुलर लाइन, जो एंगल हम लेंगे वो एंगल क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन को कंसीडर करेंगे एरिया के, और फिर डायरेक्शन ऑफ ई को कंसीडर करेंगे, और इसके बीच जो एंगल होगा, इसके बीच वही एंगल होगा, उसी थीटा को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जो आपका फाई ई होता है वो होता है ई डी ए कॉस थीटा। अगर थीटा मान लीजिए 0 डिग्री है, ठीक है, तो 0 डिग्री कब होगा? जब कोई भी एरिया क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया है। ठीक है, तो इसका जो परपेंडिकुलर है और ये ई का है, ये थीटा 0 बनाएगा, तो उस केस में, इस केस में जो फाई ई होगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कितना हो जाएगा? ई डी ए, क्योंकि cos 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है। और फाई ई मिनिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो उस केस में cos 90 की वैल्यू 0 होगी, तो इस केस में क्या हो जाएगा?
फाई ई की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, तो cos 90 अगर मान लीजिए सरफेस का जो परपेंडिकुलर लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 डिग्री बना रहा है, तब तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और अगर परपेंडिकुलर लाइन सरफेस से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसके बीच और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 90 होता है, तब जाके जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो मिनिमम होता है और वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम लोग, तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिटेल। इसकी यूनिट वेबर होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट जो यूनिट होती है इसकी वो वेबर होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है। ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिटेल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए क्लोज सरफेस में हम लोग आते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए क्लोज सरफेस। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए क्लोज सरफेस। फॉर ए क्लोज सरफेस the electric flux is calculated by integrating the electric fields over the entire surface. This is expressed at phi e is equal to इंटीग्रेट ई डी ए। देखिए सपोज दैट मान लीजिए ये आपका एक सर्किल है, ये आपका एक सर्किल है, ये हमने एक सर्किल बनाया, ये आपका सर्किल है। ठीक है, जिसका रेडियस आपका आर है, जिसका रेडियस आर है। ये हमने सर्किल बनाया जिसका रेडियस आर है। ठीक है, एक मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो और आपने एक स्मॉल एरिया को कंसीडर किया, मान लीजिए ये स्मॉल एरिया डी है, स्मॉल एरिया को कंसीडर किया, तो इस एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई की वैल्यू क्या होगी, डी फाई की वैल्यू होगी ई डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल है, किसके एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के परपेंडिकुलर लाइन के बीच। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, ये क्लोज सरफेस है इसलिए यहाँ पे ये सर्किल ड्रॉ करोगे, तो ये हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू, ई तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा भी कांस्टेंट है, वेरी करेगा आपका डी ए। अब देखिए जब इसको आप इंटीग्रेट करिएगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू शो करेगी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेट करने के बाद डी फाई ई को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो फाई ई। ठीक है, और यहाँ पे इसको जब पूरा इंटीग्रेट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये पूरा सर्किल के इक्वल वैल्यू, स्फीयर के इक्वल वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब जो होगा आपका, इसकी जगह आप लिख सकते हो फाई ई, आपने इंटीग्रेट किया तो ये वैल्यू आई ई कॉस थीटा, और इसकी जगह आपका 4 पाई आर स्क्वायर आया। तो ये आपका रिजल्ट आया फाई इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर
4 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, 4 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, 4 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये वैल्यू आपकी 4 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये वैल्यू आई। तो आपने इंटीग्रेशंस के बारे में समझा कि इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है। अब इसका जो यूज होता है हम लोग गॉस थ्योरम में समझेंगे और प्रूफ करेंगे। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वेक्टर्स के बारे में ये सब डिटेल था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम एंड उसका एप्लीकेशन। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।